हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजेश कुमार राय, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट महामाया कॉलेज रतनपुर से। आज हम इंटेगुमेंट एंड इट्स डेरिवेटिव्स पार्ट 3 के अंतर्गत हार्ड डर्मल डेरिवेटिव्स का अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन के पहले हमने अपने पहले 2 लेक्चर्स में इंटेगुमेंट एंड इट्स डेरिवेटिव्स पार्ट 1 के अंतर्गत सॉफ्ट एपिडर्मल डेरिवेटिव्स का अध्ययन कर लिया है। इसके पश्चात अपने इंटेगुमेंट एंड इट्स डेरिवेटिव्स पार्ट 2 के अंतर्गत हार्ड एपिडर्मल डेरिवेटिव्स का अध्ययन कर लिया है। दोनों अध्ययन से संबंधित वीडियो के लिंक यहाँ पर दिए हुए हैं। आज हम केवल डर्मल डेरिवेटिव्स का अध्ययन करेंगे। डर्मल डेरिवेटिव्स का अध्ययन हम 5 पॉइंट के अंतर्गत करेंगे। पहला, इंट्रोडक्शन। दूसरा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डर्मिस। तीसरा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डर्मल डेरिवेटिव्स। चौथा, डर्मल डेरिवेटिव्स इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स। और पांचवा, सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव्स। चूँकि वर्टिब्रेट के डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट इन्वायरमेंट में सरवाइव करते हैं और इस डिफरेंट इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के समय इनके स्किन की डर्मिस की लेयर मॉडिफाइड हो जाती है और मॉडिफाइड होकर नए नए हार्ड स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट करती है। चूँकि ये स्ट्रक्चर्स डर्मिस से डेवलप होते हैं और स्ट्रक्चर में हार्ड होते हैं, इसलिए इस बने हुए नए स्ट्रक्चर को हार्ड डर्मल डेरिवेटिव्स कहते हैं। ये हार्ड डर्मल डेरिवेटिव्स एनिमल को विभिन्न इन्वायरमेंट में एडप्ट करने में और उसे सरवाइव करने में हेल्प करती हैं। डर्मिस की यदि अपन कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो डर्मिस गैस्ट्रुला के मीजोडर्म से डेवलप होती हैं। जनरली डर्मिस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं जिसमें कोलेजन फाइबर पाया जाता है। एपिडर्मिस की तुलना में डर्मिस की लेयर कंपैरेटिवली थिक होती है और एपिडर्मिस के लोअर या नीचे की ओर स्थित होती है। ये डर्मिस जनरली इंजुरी को भरने में और इसके अलावा बॉडी के हीट को या बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा डर्मिस के नीचे में फैट सेल्स या एडिपोज टिश्यू होते हैं जिसे यह स्टोर करके रखने में भी सहायता करती है। डर्मल डेरिवेटिव्स का यदि अपन कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो डर्मल डेरिवेटिव्स स्किन के डर्मिस की लेयर से डेवलप होती हैं। जनरली ये स्ट्रक्चर में हार्ड होती हैं। जनरली ये बॉडी से डिटेच नहीं की जाती हैं, अर्थात ये बॉडी में परमानेंटली डेवलप होती हैं। इसके अलावा ये एनिमल के पूरे जीवन चक्र के दौरान कंटिन्यू ग्रोथ करते रहती हैं। ये एनिमल को विभिन्न इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट रखती हैं, साथ ही साथ ये एनिमल को ऑफेंस एंड डिफेंस स्ट्रक्चर के रूप में भी हेल्प करती हैं। हार्ड डर्मल डेरिवेटिव्स हम डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स में देखते हैं। तो सबसे पहले फिशेस में देखते हैं। तो फिशेस में हार्ड डर्मल डेरिवेटिव्स के रूप में 3 स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। पहला डर्मल बोन, दूसरा स्केल्स, तीसरा फिन रेज। सबसे पहले हम डर्मल बोन को लेते हैं। तो डर्मल बोन एक्सटिंक्ट ऑस्ट्रेकोडर्म और एक्सटिंक्ट प्लेकोडर्म्स में पाए जाते थे। एक्सटिंक्ट ऑस्ट्रेकोडर्म में ये हेड के चारों ओर एक शील्ड के रूप में प्रेजेंट होती थी, जबकि एक्सटिंक्ट प्लेकोडर्म में ये हेड में छोटे छोटे पीसेस के रूप में और इसके अलावा बॉडी में आर्मर के रूप में पाए जाते थे।
दूसरे प्रकार का मॉडिफिकेशन या डेरिवेटिव को हम स्केल्स कहते हैं। स्केल्स बॉडी फिशेस के आउटर मोस्ट बॉडी की कवरिंग बनाता है। ये स्केल्स फिशेस में मुख्य उसके लक्षणात्मक गुण होते हैं। जनरली स्केल्स बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं और इसके अलावा ये ओवरलैपिंग मैनर में अरेंज्ड रहते हैं। फिशेस में यदि हम स्केल्स के टाइप देखते हैं तो इनके ओरिजिन के आधार पे स्केल्स को बेसिकली दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला प्लेकॉइड स्केल और दूसरा नॉन प्लेकॉइड स्केल। प्लेकॉइड स्केल ऐसे स्केल जो कि स्किन के इपीडर्मिस और डर्मिस दोनों लेयर से डेवलप होते हैं, उसे हम प्लेकॉइड स्केल कहते हैं। दूसरा नॉन प्लेकॉइड स्केल ऐसे स्केल जो कि केवल डर्मिस से डेवलप होते हैं। नॉन प्लेकॉइड स्केल को फिर से 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला कॉस्मॉइड स्केल, दूसरा गैनॉइड स्केल। गैनॉइड स्केल फिर से 2 टाइप में डिवाइड है। पहला पैलियोनिस्कॉइड स्केल और दूसरा लैपिसोस्टिनॉइड स्केल। तीसरे प्रकार का नॉन प्लेकॉइड स्केल को हम लेप्टॉइड स्केल या बोनी रिज कहते हैं। लेप्टॉइड स्केल फर्दर 2 सब टाइप में डिवाइडेड है, साइक्लॉइड स्केल और टिनॉइड स्केल। सबसे पहले हम प्लेकॉइड स्केल को देखते हैं। तो प्लेकॉइड स्केल ऐसा स्केल जो कि इपीडर्मिस और डर्मिस दोनों लेयर से डेवलप होता है। डेवलपमेंट की प्रोसेस में सबसे पहले डर्मिस के नीचे एक छोटा सा आउटग्रोथ बनता है। इस छोटे से आउटग्रोथ को डर्मल पैपुला कहते हैं। बाद में ये पैपुला आगे इपीडर्मिस की ओर ग्रोथ करता है और ग्रोथ की प्रोसेस में इसके ऊपर विड्रोडेंटिन और डेंटिन नामक सब्सटेंस कलेक्ट हो जाते हैं और बाद में यह स्ट्रक्चर पूर्णतः ग्रोथ करके इपीडर्मिस से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलकर एक स्केल में कन्वर्ट हो जाता है। इस स्केल को हम प्लेकॉइड स्केल कहते हैं। प्लेकॉइड स्केल का आउटर स्ट्रक्चर यदि हम देखते हैं तो एक प्लेकॉइड स्केल स्ट्रक्चरली 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक इसका पॉलीगोनल या हेक्सागोनल बेसल प्लेट जिसमें कि एक अपर्चर होता है, इसे हम ओपनिंग ऑफ पल्प कैविटी कहते हैं। बेसल प्लेट के ऊपर की ओर एक ट्राई रेडिएट स्ट्रक्चर निकला होता है, इसे हम स्पाइन कहते हैं। प्लेकॉइड स्केल का इंटरनल स्ट्रक्चर यदि हम देखते हैं तो इंटरनली प्लेकॉइड स्केल बॉडी में छोटे छोटे फाइबर्स की सहायता से बॉडी में अटैच रहती हैं। इन फाइबर को शार्पलेस फाइबर कहते हैं। पूरी प्लेकॉइड स्केल के बीचों बीच एक कैविटी होती है, इस कैविटी को पल्प कैविटी कहते हैं। पल्प कैविटी में ब्लड वेसल्स और विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे हम ओडोंटोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। पल्प कैविटी से छोटी छोटी ब्रांचेस निकली होती हैं, इन ब्रांचेस को कैनेलिकुली कहते हैं। प्लेकॉइड स्केल का आउटर मोस्ट लेयर विड्रोडेंटिन नामक सब्सटेंस का बना होता है। विड्रोडेंटिन के नीचे एक दूसरा सब्सटेंस पाया जाता है जिसे हम डेंटिन कहते हैं। दूसरे प्रकार का स्केल को हम नॉन प्लेकॉइड स्केल कहते हैं। वह स्केल जो कि इपीडर्मिस और डर्मिस दोनों लेयर से डेवलप होता है, इसलिए इसको नॉन प्लेकॉइड स्केल कहते हैं। नॉन प्लेकॉइड स्केल फिर से 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला कॉस्मॉइड स्केल, दूसरा गैनॉइड स्केल और तीसरा लेप्टॉइड स्केल। कॉस्मॉइड स्केल की यदि अपन स्ट्रक्चर देखते हैं तो कॉस्मॉइड स्केल में 2 सरफेस होते हैं या 2 पार्ट होता है। एक इसका एंटीरियर पार्ट जो कि बॉडी में कवर्ड होता है, जबकि इसका पोस्टीरियर पार्ट को अपन एक्सपोज्ड पार्ट कहते हैं। हिस्टोलॉजिकली इसमें आउटर लेयर गैनोइन के होती है, उसके नीचे डेंटिन की लेयर होती है और उसके नीचे में वैस्कुलर स्पंजी बोन पाया जाता है
और सबसे निचले लेयर को अपन आइसोपैडिन की लेयर कहते हैं। दूसरे नेक्स्ट प्रकार का स्केल है जिसे हम गैनॉइड या रोम्बॉइड स्केल कहते हैं। रोम्बॉइड स्केल ऐसे स्केल जिसमें एक स्केल में एक तरफ छोटा सा आउटग्रोथ होता है, इस छोटे से आउटग्रोथ को हम पैग कहते हैं। यह पैग आगे की ओर दूसरे स्केल में उपस्थित एक गड्ढे में, जिसे हम सॉकेट कहते हैं, उसमें जाकर ये फिट हो जाता है। इस प्रकार एक पहले स्केल का पैग दूसरे स्केल के सॉकेट के साथ मिलकर इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। गैनॉइड स्केल फिर से दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला पैलियोनिस्क्वायड स्केल और दूसरा लेपिसोस्टेनॉइड स्केल। पहला पैलियोनिस्क्वायड स्केल को यदि हम देखते हैं तो ये बेसिकली 4 लेयर से मिलकर बना होता है। आउटर लेयर जो कि रिड्यूस्ड गैनाइन की बनी होती है, उसके नीचे हॉरिजॉन्टली अरेंज ट्यूब्यूल्स की लेयर पाई जाती है और उसके नीचे वैस्कुलर लेयर होता है और सबसे नीचे की ओर मल्टी लेयर्ड बोनी आइसोपैडिन की लेयर पाई जाती है। लेपिसोस्टेनॉइड स्केल का यदि अपन स्ट्रक्चर देखते हैं तो यह स्ट्रक्चर एज टू एज और डायगोनल रो में बॉडी में अरेंज होते हैं। हिस्टोलॉजिकली इसमें 3 लेयर होता है। आउटर लेयर गैनाइन की बनी होती है, बीच का लेयर थिन वैस्कुलर लेयर होता है और सबसे निचला लेयर आइसोपैडिन की बनी हुई होती है। तीसरे प्रकार का स्केल को हम लेप्टॉइड स्केल या बोनी रीज कहते हैं। लेप्टॉइड स्केल को फिर से 2 सब टाइप में डिवाइड किया गया है, साइक्लॉइड स्केल और टिनॉइड स्केल। एक्सटर्नली देखने पर साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल लगभग एक समान दिखाई देते हैं, जबकि इसमें कुछ विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। यदि हम दोनों स्केल्स में सिमिलरिटी देखते हैं तो दोनों प्रकार के स्केल्स थिन, फ्लेक्सिबल और सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं। इनमें बीच का वैस्कुलर लेयर और इनर आइसोपैडिन की लेयर एब्सेंट होती हैं। इनमें से जो टिनॉइड स्केल होता है, टिनॉइड स्केल के पिछले की तरफ छोटे छोटे स्पाइनी आउटग्रोथ होते हैं। इन छोटे छोटे आउटग्रोथ को हम टिथ या टिनाई कहते हैं। ये दोनों प्रकार के स्केल्स इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट के रूप में अरेंज होते हैं। ये दोनों में समानताएं हैं, इसके अलावा इसमें कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जैसे कि साइक्लॉइड स्केल्स में सर्कुलाई, जो सर्कुलर आउटग्रोथ है जिसे हम सर्कुलाई कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है, जबकि टिनॉइड स्केल में ये प्रेजेंट तो होता है लेकिन उतना डिस्टिंक्ट या क्लियर नहीं होते हैं। साइक्लॉइड स्केल में टिनाई एब्सेंट होता है, जबकि टिनॉइड स्केल में टिनाई प्रेजेंट होता है। साइक्लॉइड स्केल बॉडी में लूजली अरेंज्ड होते हैं, जबकि टिनॉइड स्केल बॉडी में डेंसली या स्ट्रांगली अरेंज्ड होते हैं। साइक्लॉइड स्केल तुलनात्मक रूप से पतले, इलास्टिक और ट्रांसपेरेंट होते हैं, जबकि टिनॉइड स्केल थोड़े थिक और नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं। शेप में साइक्लॉइड स्केल रफली सर्कुलर होता है, जबकि टिनॉइड स्केल रोम्बॉइडल शेप के होते हैं। इसके अलावा इसमें साइक्लॉइड स्केल में पॉकेट प्रेजेंट होता है, जबकि टिनॉइड स्केल में पॉकेट एब्सेंट होता है। साइक्लॉइड स्केल एमिया, कतला, लेबियो, सिरहिना और डिप्नोई फिशेस में पाए जाते हैं, जबकि टिनॉइड स्केल हायर टेलियोस्ट फिशेस में, एनाबास में, नोटोप्टेरस, चिताला और मृगल में पाए जाते हैं। तीसरे प्रकार का डेरिवेटिव जो फिशेस में पाया जाता है उसे हम फिन रेज कहते हैं। जनरली फिन्स की आउटर मोस्ट या टर्मिनल पोर्शन पे, मार्जिनल पोर्शन पर कुछ पतले पतले फाइब्रस इलास्टिक के समान सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इन सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स को फिन रेज कहते हैं।
जनरली ये फिन रेज सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल, सेगमेंटेड होते हैं और कुछ में ये फिन रेज ब्रांच्ड भी होते हैं। फिन रेज के स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे फिन रेज को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला सीरेटोट्राइकिया, दूसरा लेपिडोट्राइकिया और तीसरा कॉम्पैक्टोट्राइकिया। लेपिडोट्राइकिया ऐसे फिन रेज जो कि फिन्स के टिप में पाए जाते हैं, ये अनजॉइंटेड होते हैं और ये इलास्टिन के बने हुए होते हैं। इस प्रकार के फिन रेज कार्टिलेजनस फिशेज में पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार का फिन रेज को हम लेपिडोट्राइकिया कहते हैं। लेपिडोट्राइकिया जॉइंटेड होते हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं और ये फिन्स में कम संख्या में पाए जाते हैं। तीसरे प्रकार का फिन रेज को हम कॉम्पैक्टोट्राइकिया कहते हैं। कॉम्पैक्टोट्राइकिया जॉइंटेड होते हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं और ये फिन्स में इनकी संख्या कंपैरेटिवली अधिक पाई जाती है। फिशेस के पश्चात हम डर्मल डेरिवेटिव्स एम्फीबियन में देखते हैं। तो एम्फीबियन में छोटे डर्मल डेरिवेटिव्स ग्रुप में केवल एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम स्केल्स कहते हैं। ये स्केल्स एम्फीबियन में वेस्टिजियल फॉर्म में कुछ ट्रॉपिकल टोड्स, एपोडन्स और सिसिलियन में पाए जाते हैं। ये नेक और ट्रंक के जॉइंट, हेड और ट्रंक के जॉइंट पर छोटे छोटे प्लेट के रूप में पाए जाते हैं। डर्मल डेरिवेटिव यदि अपन रेप्टाइल में देखते हैं तो रेप्टाइल में डर्मल डेरिवेटिव्स के रूप में 2 प्रकार के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, एक डर्मल बोन और दूसरा स्केल्स एंड स्कूल्स। डर्मल बोन टर्टल के बॉडी में पाए जाते हैं। टर्टल के बॉडी में डॉर्सल सरफेस पर ये डर्मल बोन प्रेजेंट होते हैं। दूसरे डेरिवेटिव ग्रुप में स्केल्स को यदि हम देखते हैं तो जनरली स्केल्स टॉर्टॉइज में पाया जाता है। ये स्केल्स और स्कूट्स जो डॉर्सल सरफेस में एक प्लेट का फॉर्मेशन करता है, इस प्लेट को कैरापेस कहते हैं, जबकि निचले सरफेस पर पाए जाने वाले प्लेट को प्लिस्ट्रॉन कहते हैं। कैरापेस का यदि हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो कैरापेस में हेड के ठीक पीछे एक चौड़ा प्लेट होता है। इस चौड़े प्लेट को न्यूचल प्लेट कहते हैं। न्यूकल प्लेट के ठीक पीछे एक रो में अरेंज छोटे छोटे प्लेट का एक रो पाया जाता है। चूँकि ये रो वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर होते हैं इसलिए इसे न्यूकल प्लेट कहते हैं। न्यूकल प्लेट के दोनों ओर छोटे छोटे प्लेट का एक एक रो पाया जाता है जिसे हम कॉस्टल प्लेट कहते हैं। और कॉस्टल प्लेट के सबसे लास्ट में कैरापेस के मार्जिनल सरफेस पर छोटे छोटे प्लेट का एक रो पाया जाता है जिसे हम मार्जिनल प्लेट कहते हैं। पूरी कैरापेस के पोस्टीरियर पार्ट पर एक दूसरा प्लेट होता है, उस दूसरे प्लेट को हम पाइजियल प्लेट कहते हैं। और पाइजियल प्लेट के सबसे पीछे का जो मार्जिनल प्लेट होता है वो मार्जिनल प्लेट साइज में अन्य मार्जिनल प्लेट से थोड़ा बड़ा होता है। कैरापेस के बाद यदि अपन इसी स्केल या स्कूट्स का लोअर सरफेस को देखते हैं तो लोअर पार्ट को हम प्लिस्ट्रॉन कहते हैं। ये प्लिस्ट्रॉन 9 छोटे छोटे प्लेट से मिलकर बना हुआ होता है। इन प्लेट में एक बीचों बीच मीडियन अनपेयर्ड प्लेट होता है, इसे हम एंडोप्लिस्ट्रॉन कहते हैं। एंडोप्लिस्ट्रॉन के दोनों किनारे पर पेयर्ड ईपी प्लिस्ट्रॉन होता है। ईपी प्लिस्ट्रॉन के ठीक पीछे एक पेयर हाइपोप्लिस्ट्रॉन होता है। हाइपोप्लिस्ट्रॉन के पीछे हाइपोप्लिस्ट्रॉन सेकंड होता है और हाइपोप्लिस्ट्रॉन के ठीक पीछे 2 प्लेट और होते हैं जिसे हम जीफी प्लिस्ट्रॉन कहते हैं। रेप्टाइल के पश्चात हम डर्मल डेरिवेटिव एवीज में देखते हैं। तो एवीज में डर्मल डेरिवेटिव्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड कंडीशन में पाया जाता है। एवीज में ये डर्मल डेरिवेटिव
केवल स्कल में छोटे छोटे मेम्ब्रेनस बोन्स के रूप में पाया जाता है, जैसे कि फ्रंटल और पेराइटल बोन्स। एविस के पश्चात मैमल में हम यदि डर्मल डेरिवेटिव का अध्ययन करते हैं तो ये डर्मल डेरिवेटिव के रूप में मैमल में जो आर्माडिलो है उस आर्माडिलो के बॉडी के आउटर सरफेस पर चौकोन चौकोन या प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। यही प्लेट जो होते हैं वो डर्मिस से डेवलप होते हैं, इसलिए इसे डर्मल डेरिवेटिव्स कहते हैं। अंत में हम ये डर्मल डेरिवेटिव्स का महत्व देखते हैं या सिग्निफिकेंस देखते हैं। तो वर्टिब्रेट के विभिन्न, इसका महत्व इस प्रकार हम बता सकते हैं कि वर्टिब्रेट के विभिन्न क्लासेस में विभिन्न प्रकार के डेरिवेटिव्स के अध्ययन से विभिन्न डेरिवेटिव्स के मध्य के स्ट्रक्चरल होमोलॉजी और उनके फाइलोजेनेटिक ओरिजिन और उन स्ट्रक्चर्स में होने वाले मॉडिफिकेशंस का पता चलता है। साथ ही साथ वर्टिब्रेट के विभिन्न क्लासेस में लगातार नए नए स्ट्रक्चर्स के डेवलपमेंट से एनिमल में होने वाली कॉम्पेटिबिलिटी और परिवर्तनशील वातावरण में होने वाले एडप्टेशन की प्रक्रिया प्रदर्शित होती है। इसके अलावा लोअर वर्टिब्रेट के डेरिवेटिव्स स्ट्रक्चर में सिंपल होते हैं, जबकि हायर वर्टिब्रेट के डेरिवेटिव स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स या जटिल होते जाते हैं। डेरिवेटिव्स में होने वाला यह स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी एनिमल में होने वाले इवोल्यूशन की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। अंत में विभिन्न वर्टिब्रेट के डेरिवेटिव्स के कंपैरेटिव स्टडी से एनिमल के फाइलोजेनिक ट्री के कंस्ट्रक्शन में हमें सहायता मिलती है। आशा है आप लोगों को इंटेगुमेंट और उसके तीनों प्रकार के डेरिवेटिव, खासकर इस वीडियो के अंतर्गत हार्ड डर्मल डेरिवेटिव्स समझ में आ गए होंगे। अंत में थैंक यू।